हेलो बच्चों, वेलकम टू आपका अपना चैनल फिजिक्स का। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका 11 से 12 में आप आ गए होंगे और आपका क्लासेस भी स्टार्ट हो गया होगा या स्टार्ट होने वाला होगा स्कूल में 1-2 दिन में। तो जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, चार्ज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होगा फिजिक्स में उसको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। और उसके बाद आप जहाँ भी जाते हैं फिजिक्स के अलग अलग जगह पे जाते हैं नॉलेज लेने के लिए, वहाँ आप नॉलेज बेटर तरीका से ले पाएंगे। मेरा ये मुद्दा इस चैनल को बनाने का सिर्फ आपको ट्यूशन पढ़ाना या कोचिंग देना नहीं है, फिजिक्स को सिखाना है ताकि आप फिजिक्स को सीख सकें, उसको अब्जॉर्ब कर सकें और आप जब खुद से सेल्फ स्टडी करें या किसी क्लासरूम में जाके जब स्टडी करें तो आप फिजिक्स को बेटर तरीका से समझ पाए। तो चलिए बिना ज्यादा लेक्चरबाजी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले यहां क्वेश्चन आता है कि ये चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट कहां से आता है। तो देखो होता क्या है कि हम लोग क्लास 11th में, इवन क्लास 9th में भी ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़े हुए होते हैं, है ना। पढ़े हैं, याद है ना। बहुत सालों साल का जिंदगी नहीं बीत गया है ना। 9th में भी आप पढ़े होंगे तो 3 साल हुआ, और अगर आप 11th में तो पढ़े ही है उसको। तो अभी जस्ट एग्जाम भी दिए हैं, तो 7 जन्म पहले नहीं पढ़े थे, रिसेंटली पढ़े हैं तो याद होगा। ठीक है, तो होता क्या है ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 2 मास के बीच में अट्रैक्शन होता है। वाह सर, अट्रैक्शन होता है, अच्छा है, बात है कि हर कोई एक दूसरा को अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है। बट जैसे अगर सोच लीजिए, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि लैब में आप 2 ऑब्जेक्ट को सामने ला रहे थे और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। बिकॉज आपके दादा परदादा ने आपको ये बताया है कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स के कारण 2 ऑब्जेक्ट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बट आपने देखा कि अरे अट्रैक्शन की जगह पे तो यहाँ रिपल्शन हो गया, चीजें दूर भाग रही है। तो आप सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो गया, मेरे दादा परदादा ने क्या मुझे गलत पढ़ाया। तो फिर आप और इधर उधर खोजने लगे, तो नहीं, उन्होंने गलत नहीं पढ़ाया, बट उन्होंने सिर्फ मास के फैक्टर को लिया था कि मास के कारण चीजें अट्रैक्ट करती है, राइट। बट यहाँ पे एक और फैक्टर है, दैट इज चार्ज, जिसके कारण ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट भी कर सकती है बट रिपल्शन भी हो सकता है। मास के कारण रिपल्शन नहीं हो सकता। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज, जब ग्रेविटेशन फोर्स जब लोग पढ़े थे, ग्रेविटेशन फोर्स आपको याद होगा, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़े थे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज क्या है, दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव नहीं हो सकता, राइट। ये हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बट अभी हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, ये जो है वो क्या होगा, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड वो रिपल्सिव भी हो सकता है, राइट। तो जहां पे अट्रैक्शन होगा वहां हम लोग श्योर नहीं है कि वो दोनों बॉडी के में मौजूद चार्ज के कारण हो रहा है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी हो सकता है, राइट। बट अगर रिपल्शन हो रहा है तो वहां पर हम लोग श्योर है कि वो चार्जेस के कारण ही हो रहा है, बिकॉज अट्रैक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का गुण या प्रॉपर्टी नहीं है, करेक्ट। तो इसीलिए बोला जाता है, आप जैसे क्लास 8 वगैरह में पढ़े होंगे कि रिपल्सन इज द मोस्ट श्योर टेस्ट। जब 2 बॉडी रिपेल करती है ना तो हम लोग ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि दोनों में चार्ज मौजूद है, करेक्ट। तो चलो, तो चार्ज क्या होता है, तो चार्ज के बारे में बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम का एक तार है, ठीक है। एल्यूमिनियम के तार के अंदर घुसते हैं और एक एल्यूमिनियम के एटम को समझने की कोशिश करते हैं
क्योंकि आप जानते हैं किसी भी एलिमेंट का जो बिहेवियर होता है वो किस बात पर निर्भर करता है, वो उसके एटम के स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है ना। एटम उसका डीएनए है, एटम उसका प्रॉपर्टीज को बताता है, इसलिए एटम को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। करेक्ट। तो ये मान लीजिए एटम है। मैं तो बच्चों को ये भी कहता हूं कि जिस दिन आप किसी भी एलिमेंट के एक एटम को देख लेंगे बच्चों नेकेड आई से या इवन माइक्रोस्कोप से भी, तो उस दिन आप समझ लेंगे कि आपने भगवान के दर्शन कर लिए। यही कृष्ण जी है, यही राम है, यही अल्लाह है, यही जीसस क्राइस्ट है, यही एटम। दिस एटम को आपको याद रखना, बिकॉज यही सब कुछ बता रहा है कि बिहेवियर कैसा होगा चीजों का, कौन कंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा, कौन मेटल होगा, कौन नॉन मेटल होगा, किसका बिहेवियर कैसा होगा, वो एटम के अंदर छिपा हुआ राज है। ठीक है। तो चलो, अगर हम एक एल्यूमिनियम के एटम को देखते हैं तो इसके वैलेंस शेल में अगर बात किया जाए तो वैलेंस शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 13 है। करेक्ट। अब इसके थोड़ा अंदर जाएंगे तो यहां पर 8 होगा। करेक्ट, 8 है, और यहां अंदर वाला में 2 है, 2 8 3 होता है। करेक्ट। ये इसका एटम का मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर है। अब ये जो एटम है ये न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब फिजिक्स की भाषा में नेट चार्ज, इसमें 0 है। नेट चार्ज कैसा है? नेट चार्ज इज 0। ओके। अब सोचिए किसी तरीका से, वो तरीका क्या होगा वो हम लोग फर्दर आगे बात करेंगे, बट जस्ट अभी समझ लेते हैं कि किसी तरीका से आप एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल लिए। 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर दिए। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? यहां पे जब आप एक इलेक्ट्रॉन यहां निकल जाएगा तो क्या होगा? तो जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो अभी देखो क्या हो रहा था, जब पहले न्यूट्रल जब था तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर इसका 13 है। तो ये एटॉमिक नंबर 13 का क्या मतलब हुआ? आपके घर का एक पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, पिन नंबर, है ना? उस तरह एटम का एटॉमिक नंबर होता है। जैसे आपका पिन नंबर है उस तरह से इसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर 13 है, मतलब इसमें 13 प्रोटॉन होगा। अब क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो अगर हम यहां पे इस तरह लिखे 13 प्रोटॉन मतलब 13 पॉजिटिव चार्ज प्लस 13 इलेक्ट्रॉन दैट इज 13 नेगेटिव चार्ज, सो नेट चार्ज इज 0। क्लियर? अब सोचिए कि आपने एक इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम के एटम से सक्सेसफुली निकाल दिया, तो ये जो 13 इलेक्ट्रॉन था ये तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। और अब नेट यहां पर रिजल्ट जो है वो 0 नहीं आएगा। नेट रिजल्ट क्या आएगा? नेट रिजल्ट आएगा +1। इसका मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकल जाए तो उस एटम में, उस एलिमेंट में, उस सब्सटेंस में, उस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव है। अगर आपके अंदर से नेगेटिव फीचर्स बाहर निकल जाएंगे, नेगेटिव कैरेक्टर्स बाहर निकल जाएंगे, नेगेटिव गुण आपका बाहर निकल जाएगा, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो वही चीज है, यहां से नेगेटिव चीज बाहर निकल रहा है, नेगेटिव चीज मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इसके अंदर पॉजिटिव चीज बढ़ रहा है। करेक्ट। अब देखो, नेगेटिव चीज तो बाहर निकल गई। अगर मान लेते हैं किसी तरीका से हम लोग यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, तब क्या होता? तो क्या होता? इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाता तब क्या होता? अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते तो क्या होता? तो यहां पे ये तो प्रोटॉन तो 13 ही रहता, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 हो जाता ना 13 से। तो अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा नेट रिजल्ट? तो अब यहां पर नेट रिजल्ट आ जाएगा -1। सो अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं किसी एटम में, सब्सटेंस में, ऑब्जेक्ट के एटम में, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। सो यहां हम लोग सीख रहे हैं कि चार्ज किसी ऑब्जेक्ट में कब आता है?
जब उसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। यहां पर जो पैसा है वो कौन है, वो इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे प्रॉफिट लॉस कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, पैसा के बेसिस पर, जितना पैसा में खरीदे उससे ज्यादा हम बेच रहे हैं तो प्रॉफिट, जितना पैसा में खरीदे उससे कम में बेच रहे हैं तो लॉस। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी सब्सटेंस के एटम में कम है प्रोटॉन के कंपेयर में, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस तरह किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज आता है। तो चार्ज का जो स्टोरी लाइन है वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, किसके चारों तरफ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ घूम रहा है। तो चार्ज जब आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान किस पर रखना है, इलेक्ट्रॉन पर आपका ध्यान फोकस रहना चाहिए, ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखिए यहां पर कितना प्लस आया था, तो एक प्लस आया था, यहां पर कितना माइनस आया, तो एक माइनस आया। अब 1 इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, राइट, 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट है, इसको हम लोग सी भी लिखते हैं, कैपिटल सी लिखते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है, ठीक है। ये किसका चार्ज है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। किसका चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, करेक्ट। अब मान लेते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसका मतलब कितना चार्ज आएगा इसमें, इसमें प्लस ई चार्ज आ जाएगा। ई का मतलब इतना, दिस इज कॉल्ड ई। ये जो नंबर है इसको हम लोग ई भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, ठीक है। प्लस ई आ जाएगा, मतलब इसमें जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। जैसे यहां एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हुआ तो माइनस ई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस ई आ जाएगा। और माइनस ई का मतलब है ये जो नंबर है दिस इज ई, दिस इज ई, ठीक है। माइनस ई मतलब -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बात समझ में आ रहा है। अब मान लेते हैं कहीं से सपोज मान लिए एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, लूजेज 100 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट में से मान लो 100 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, सपोज एन ऑब्जेक्ट लूजेज 100 इलेक्ट्रॉन, देन तब क्या होगा, देन क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से ई आएगा, तो 100 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो उसमें 100 ई आएगा, प्लस में आएगा ऑब्वियसली बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है। तो 100 ई का मतलब क्या हुआ, 100 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम। कितना चार्ज आ जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब बॉडी में जो चार्ज आ रहा है, ऑब्जेक्ट में जो चार्ज आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यहां पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं ट्रांसफर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है। इलेक्ट्रॉन कोई, जैसे आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो नॉन मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा Cl- नेगेटिव बनाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Na+ पॉजिटिव बनाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव चार्ज उसमें आएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें नेगेटिव। अब कितना आएगा ये डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग क्या लिखते हैं, Q, दैट इज द चार्ज। Q हम लोग चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। तो चार्ज जो किसी ऑब्जेक्ट में होगा, स्मॉल q भी लिख सकते हैं, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं। तो चार्ज जो किसी ऑब्जेक्ट में आ रहा है, किसी बॉडी में आ रहा है, दैट कैन बी आइदर पॉजिटिव और इट कैन बी आइदर नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रॉन
उन्होंने उस ऑब्जेक्ट ने उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, लॉस हुआ है या गेन हुआ है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। एन का मतलब क्या हो गया? एन का मतलब हो गया कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कितना, 10, 20, 50, 100, लाख इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। यहां पर एन क्या डिनोट कर रहा है? एन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। कितना इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो प्लस चार्ज आएगा, गेन हो रहा है तो माइनस चार्ज आएगा। यहां से कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चार्ज के प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। उससे पहले सपोज कर लीजिए एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। ठीक है, एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन अ बॉडी या कैन एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज 5 into 10 to the power minus 10 कूलम। क्या किसी ऑब्जेक्ट में इतना चार्ज हो सकता है? तो भाई ये कैसे बताएंगे इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या कॉन्सेप्ट लगाएं? किसी ऑब्जेक्ट में इतना चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये पता कैसे चलेगा? तो देखिए पता कैसे चलेगा, हम लोग जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ चार्ज क्या है? Q is a multiple of number of electron transferred into charge on one electron, that is Q is equal to n into E, जहां पर n हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगा। n कैसा वैल्यू होगा? इंटीजर वैल्यू होगा। दिस इज एन इंटीजर वैल्यू। अब सवाल है कि इंटीजर वैल्यू क्यों होगा? तो ऐसा नहीं ना होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल एटम से झांक रहा है, आधा पार्ट उसका अंदर है, ऐसा तो नहीं होगा। या बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 13.5 इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन पूरा आ गया और एक इलेक्ट्रॉन आधा अंदर है आधा बाहर है, ऐसा तो नहीं होगा ना। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा। तो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज हैज टू बी एन इंटीजर, वो एक इंटीजर वैल्यू होगा। 1, 2, 4 लाख, 50, 1000 कुछ भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी अ इंटीजर। ठीक है, वो इंटीजर होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकता है, बट इंटीजर होगा। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो चार्ज आपको यहाँ पे गिवन है उसको अगर हम चार्ज कंसिडर करें किसी ऑब्जेक्ट का, तो क्या n हमारा इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? सो Q बाई ई करेंगे तो हमारा n कैलकुलेट होगा, Q बाई ई करेंगे तो हमारा n कैलकुलेट होगा, करेक्ट। तो अब Q कितना है? व्हाट इज Q? Q इज 5 into 10 to the power minus 10 and E कितना है? 1.6 into 10 to the power of minus 19। so इससे हमारा n कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 5 into 10 to the power 9 आ जाएगा ऊपर में by 1.6, इससे हमारा n कैलकुलेट होगा। पॉइंट हटाते हैं या 0 करते हैं। ठीक है, 25, 8, 24, 125 into 10 to the power 9, दिस इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये जो नंबर है ये एक इंटीजर है या फ्रैक्शन है। तो बोले सर ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, करेक्ट। आपको लगेगा सर ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो n हमारा इंटीजर तो नहीं आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, दिस ये जो है ये मेरा नंबर नहीं है, हमारा नंबर ये पूरा है, करेक्ट, ये पूरा हमारा नंबर है। तो अगर आप 3.125 को 10 to the power 9 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 जीरो मतलब 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रुक गया है ना।
ऐसा तो नहीं है 5 3 2 6 चलते जा रहा है। 5 के बाद ये नंबर पूरी तरह से मतलब 25 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो इतना में 3.125 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा एग्जैक्टली। तो 3.125 इंटू 1000 करेंगे तो 3125 हो जाएगा, राइट। फिर भी इसके पास 6 जीरो बचा हुआ रहेगा। तो ये जो नंबर है ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर वैल्यू है। सो अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि इंटीजर वैल्यू है, तो इसीलिए n इंटीजर है तो इतना चार्ज पॉसिबल है, मतलब एक ऑब्जेक्ट में इतना चार्ज हो सकता है। क्लियर। तो किसी ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज हो सकता है ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें n का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। n का वैल्यू इंटीजर में आएगा तभी वो पॉसिबल है। अब मान लीजिए कि यहां पर अगर ऐसा कुछ आता 40/3 या 4/3 इंटू 10 टू द पावर 9, सपोज ऐसा आता, तो ये हमारा क्या होता, 4/3 करेंगे ना तो 1.333333 चलते जाएगा, कहीं स्टॉप नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये इंटू 10 टू द पावर 9 भी करेंगे तो ये पॉइंट में ही आएगा, बिकॉज 3333 कंटिन्यू करते चला जाएगा, करेक्ट। तब हम बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहां पर n जो है वो इंटीजर नहीं आ रहा है, वो फ्रैक्शन में आ रहा है। बात समझ में आया आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो आप जानते हैं, सबसे पहला कि नेचर। तो आप जानते हैं कि इसका दो नेचर होता है, एक पॉजिटिव नेचर और दूसरा नेगेटिव नेचर। तो चार्ज का दो नेचर है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो ये हो गया इसका पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। चार्ज का दो नेचर होता है, एक पॉजिटिव नेचर होता है दूसरा नेगेटिव नेचर होता है, ठीक है। ओके, ये आप जानते हैं। सेकंड, कंजर्वेशन। मतलब कंजर्वेशन का मतलब होता है फॉर एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए Q net इज ऑलवेज कंजर्व्ड या कांस्टेंट। टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है A, ठीक है, और इसके पास चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं। इसमें टोटल चार्ज हो गया 8Q, ठीक है, 8Q का चार्ज है, या 8E भी लिख सकते हैं आप। चलिए, पॉजिटिव है 8E है, ठीक है। दूसरा एक ऑब्जेक्ट है दैट इज B, इसके पास चार्ज है 4E, ठीक है। तो ये दोनों मिला के एक सिस्टम हो गया, दिस इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम हो गया। अब अगर हम दोनों को टच कराएं, तो दोनों को जब टच कराएंगे तो ऑब्वियसली है कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें ज्यादा चार्ज है उसमें से कुछ चार्ज कम वाले में जाएगा, मतलब चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद A में कितना आएगा और B में कितना आएगा। तो देखिए क्या होगा, टोटल चार्ज अभी कितना है, तो टोटल चार्ज अगर आप देखेंगे तो टोटल चार्ज 12E है, 8E प्लस 4E 12E। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम यहां मान लिए कि दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर है, ठीक है, यहां पे सिमिलर ऑब्जेक्ट कंसीडर किया गया। तो 12E मतलब यहां पे हो जाएगा 6E और इसमें भी हो जाएगा 6E। बात समझ में आया। तो अभी भी अगर आप नेट चार्ज निकालेंगे तो 12E ही आएगा।
ये जो ऑब्जेक्ट है ए, इसने क्या किया, इसने 6e लूज किया। देखिए इसके पास 8e था और 6e हो गया, मतलब 2e का चार्ज इसमें कम हुआ और इसमें 2e इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो एक बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज लूज किया, दूसरे बॉडी ने गेन किया, बट टोटल सिस्टम का अगर चार्ज निकालेंगे तो वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है किसी भी सिस्टम में टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, चार्जेस, एक्चुअली सेकंड का ही ये थोड़ा सा एलॉबरेटेड रूप है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। चार्जेस जो होता है वो हमेशा पेयर में, जोड़ा में होता है। ठीक है, पेयर वर्ड आप लोग बहुत अच्छा समझते हैं, राइट, जोड़ा में होता है। ठीक है, जोड़ा में मतलब जैसे आप एक ग्लास का रॉड लिए, ठीक है, दिस इज ए ग्लास रॉड, और इस ग्लास के रॉड को आप एक सिल्क का कपड़ा, सिल्क का क्लॉथ से रब कर रहे हैं। अभी दोनों न्यूट्रल है। ठीक है, आप इस ग्लास के रॉड को सिल्क का कपड़ा से रब कर रहे हैं, घस रहे हैं। जब आप घसने के बाद छोड़ देते हैं तो इस ग्लास के रॉड पर क्या होता है, इस ग्लास के रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, लेकिन उसी समय उस सिल्क के कपड़ा पर भी इक्वल नेगेटिव चार्जेस भी आ जाएगा। बात समझ में आया? तो पॉजिटिव चार्ज आया मतलब क्या, इस ग्लास के रॉड ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो उसी समय उस सिल्क का कपड़ा ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। तो चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मतलब जोड़ा में होगा। पॉजिटिव अगर हो रहा है, रात है तो दिन है, अच्छाई है तो बुराई है, ये तो नेचर का प्रोसेस है, नेचर का रूल है ना। भगवान है तो इविल भी है, अगर आप भगवान को मानते हैं तो इविल को भी मानना पड़ेगा। रात है तो दिन है, अच्छाई है तो बुराई है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। तो जहां पर पॉजिटिव आएगा कहीं ना कहीं नेगेटिव भी बन रहा होगा। तो चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है, ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग आते हैं चौथा प्रॉपर्टी पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है, व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी? फोर्थ प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो लाइक चार्जेस रहता है, लाइक चार्जेस, अब लाइक चार्जेस का मतलब, और एक होता है अनलाइक चार्जेस, और अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है? लाइक चार्ज मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लाइक चार्जेस। और अनलाइक चार्ज का मतलब क्या? प्लस माइनस, या बस अब माइनस प्लस बोलिए, प्लस माइनस बोलिए, एक ही बात है, मतलब अनलाइक रहेगा। तो लाइक चार्जेस अगर होता है तो रिपल्सन होता है, ये आप जानते भी होंगे, है ना। रिपल्सन होगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करेगा। ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये है एक और प्रॉपर्टी कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, अब ये क्वांटाइजेशन क्या होता है? मतलब चार्ज जो है इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है? तो देखिए Q जो चार्ज हम लोग ले रहे थे, दैट इज n इंटू ई था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो बॉडी में कितना चार्ज है पता चल रहा था। तो Q इज इक्वल टू n इंटू ई होता है। अब देखिए, ये मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें Q1 चार्ज है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ वो मान लीजिए N1 है। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, चार्ज है Q2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया N2। तो एक चीज देखो क्या है
कि यहां पर E ये तो कांस्टेंट है हमारा ना, जो भी डिफरेंस होगा वो किसका डिफरेंस होगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का डिफरेंस होगा। किसी में मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, किसी में 102 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो डिफरेंस कितना का हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का डिफरेंस हुआ। सो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज का मतलब होता है कि इट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल, ये हमेशा क्या है, एक इंटीग्रल मल्टीपल है। किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल, इसी को हम क्वांटाइज कहते हैं। क्वांटा भी आप सुने होंगे, जो आपका लाइट का पार्टिकल होता है इसको फोटॉन्स बोलते हैं, उसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। तो क्वांटा का मतलब क्या होगा, एक एक पार्टिकल, एक 1.5 पार्टिकल नहीं हो सकता, 3.5 पार्टिकल नहीं हो सकता है। उसी तरह से यहां पर क्या है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज बिकॉज चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है। किसका, नंबर चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है तो कांस्टेंट है, जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ किसका डिफरेंस होगा, नंबर का डिफरेंस होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चार्ज इज क्वांटाइज बिकॉज इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट यहां पर एक छोटा सा चीज बताते हैं, क्वार्क्स नाम का एक पार्टिकल है, ठीक है, क्वार्क्स। तो क्वार्क्स जो है उस पर प्लस माइनस 1/3e का चार्ज होता है या प्लस माइनस 2/3e का भी चार्ज होता है। ठीक है, अब यहां देखिए, ये यहां पर n का वैल्यू 1/3 आ रहा है, यहां पर n का वैल्यू 2/3 आ रहा है, ये तो फ्रैक्शन में हो जा रहा है। तो क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो वायलेट हो रहा है, नहीं वायलेट हो रहा है। हालांकि यहां देख के लग रहा है कि वायलेट हो रहा है। क्यों नहीं वायलेट हो रहा है, बिकॉज इंडिविजुअल क्वार्क्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इंडिविजुअल अकेला क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब 1/3e नहीं हो सकता है, ये हमेशा जोड़ा में रहेगा। जैसे 1/3e हमेशा 2/3e के साथ जोड़ा में एग्जिस्ट करता है और दोनों जोड़ के बन जाता है E, मतलब प्रोटॉन। दोनों मिलके क्या बन जाता है, प्रोटॉन बन जाता है। अकेला 1/3e भी नहीं रह सकता, अकेला 2/3e भी नहीं रह सकता, ऑलवेज लोग जोड़ा में रहता है। इंडिविजुअल क्वार्क डज नॉट एग्जिस्ट। उसी तरह से -1/3e और -2/3e साथ में रहेगा और वो बन जाएगा -e, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से वो लोग हमेशा जोड़ा में रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या डिस्कवरी ऑफ क्वार्क्स से ये पता चल रहा है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी था वो वायलेट हो गया, क्या वो रूल गलत हो गया, वो प्रॉपर्टी गलत हो गया, तो आपको बोला नहीं। तो पूछा क्यों, बिकॉज इंडिविजुअल क्वार्क्स डज नॉट एग्जिस्ट। इंडिविजुअल क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, और जब पेयर में एग्जिस्ट करता है तो हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल में ही आता है। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और चार्ज के बारे में। तो आप इसको अपने टेक्स्ट बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ें। जहां भी प्रॉब्लम आता है फील फ्री टू आस्क, कोई एकदम हेजिटेशन नहीं करना है, पूछना है कमेंट में या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं और फिर हम लोग डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में फिर आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।